Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट की बात करने के लिए जा रहे हैं और इसके अंदर हम ये सारे के सारे टॉपिक्स अपने पास कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर और अपना इरिगेशन को लेकर। इन दो चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी हमारी आगे की जो दो क्लासें हैं, ठीक है, आज की क्लास प्लस आगे की दो क्लास थोड़ी ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है, बट ये है कि हाँ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में अगर एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको आसानी से टैकल कर लो, इनको पढ़ोगे तो। इसके बाद वाली क्लासेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसमें हम ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे क्योंकि वहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है तो देखो पहले आप अपना एक छोटा सा बेस बनाओ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक किसान अपनी क्रॉप को उगाता है, ठीक है, तो जब एक किसान अपनी क्रॉप को उगाएगा तो उसकी हमेशा इंटेंशन ये होगी कि सेलर तक वो अपना माल पहुंचाए, बायर तक वो अपना माल पहुंचाए, ताकि बायर उससे उसका माल की सही कीमत लगा के किसान को एक सही प्राइस दे पाए और इससे किसान को क्या पहुंचे, फायदा पहुंचे। इस पूरे सिस्टम को हमने नाम दिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप कहोगे सर इस सिस्टम को सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे का रीजन क्या है? सुनो, अच्छा आप अपने आप से सोचो, ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए किसान बनो, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। जब चीज खुद पर होती है ना, थोड़ा सा हम जब पढ़ाई करेंगे ना तो हमेशा हम कैसी बात करेंगे, हम प्रोडक्टिव बातें करेंगे, अपने आप को लेकर चलेंगे तो हमें उसका सही आंसर मिल जाएगा, आपको ज्यादा किताबों में घुसना नहीं पड़ेगा। आप सोच के चलो कि आप एक किसान हो, तो एक किसान क्या चाहता है, किसान ये चाहता है कि जब वो अपनी क्रॉप को उगाए उस टाइम पर, उसकी उगाई के टाइम पर उसे एक सही कीमत मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या किया, एमएसपी चलाया। एमएसपी में क्या बोला गया कि जब आप उगाई करोगे, अपनी सोइंग करोगे, उस टाइम पर हम आपकी प्राइस को निर्धारित कर देंगे। तो फार्मर थोड़ा इंश्योर्ड हो जाता है कि हाँ भाई उसकी कीमत उसे इतनी मिल ही जाएगी। फिर जब वो उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई करता है तो कटाई के बाद फार्मर की हमेशा इंटेंशन होती है कि एक अच्छा सा बायर मिल जाए जो उसकी डिजायर्ड रेट पर उसका माल उससे खरीद ले। अब एक बात तो बायर तक माल लेकर जाना क्या ये आसान काम होता है? क्या फार्मर ने अपने खेत पर जो फार्मिंग की वो वहीं काट के अनाज रख देगा क्या फार्मिंग पे, खेतों पे? द आंसर इज नो। वो उसको वहाँ से बोरियों में पैक करेगा, पैक करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करेगा, ग्रेडिंग करने के बाद उसको क्या करेगा, मार्केट तक लेकर जाएगा, और मार्केट में भी एक ऐसे मार्केट में लेकर जाएगा जहाँ उसे बायर्स मिले। यानी कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक किसान को सबसे ज़्यादा हर्डल्स पैदा होती हैं कटाई के बाद। हम लोग सोचते हैं कि किसानी करने में दिक्कत होती नहीं दोस्तों, किसानी करना आसान काम है, लेकिन किसान की जब कटाई करने के बाद उसको बेचने की बारी आती है ना, वो बहुत ही टफ टास्क होता है, क्योंकि उस टाइम आप अपने पास मार्केटिंग जैसी चीज़ें करते हो, अपने प्रोडक्ट की अच्छी कीमत के बारे में सोचते हो, जो हर किसान के लिए कर पाना मुश्किल होता है। तो गवर्नमेंट ने इसी बात पर इनिशिएट लेते हुए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सिस्टम अपनाया और उन्होंने कहा कि जितने भी किसान हैं अपने यहाँ पर जो फार्मिंग करते हैं उनको एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे और उन्हें वो सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जो उनके लिए जरूरी है, जैसे प्रोक्योरमेंट की फैसिलिटी, हार्वेस्ट की फैसिलिटी, वेयर हाउस की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, बेटर ग्रेडिंग सिस्टम की फैसिलिटी, बेटर मैनिक्योर पेडिक्योर की फैसिलिटी, ये सारी चीज हम फार्मर्स को प्रोवाइड कराएंगे एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बोलो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब समझो। देखो आप कहोगे नेक्स्ट क्लास में, आप क्या कर देना, इसी क्लास में कमेंट कर देना। आपको लग रहा है मैं क्लास को लंबा खींच रहा हूँ तो वो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो कमेंट, मैं नेक्स्ट टाइम बुक से सीधा पढ़ा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा बेस बनाओगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट वैसे क्लियर हो गया, अब थोड़ा बुक से पढ़ते हैं। बुक में कह रहे हैं सप्लाई चेन इज अ नेटवर्क टू फैसिलिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन। ये क्या है, ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आप अपने अनाज को क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अलग अलग लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हो। ये कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे प्रोक्यूरमेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन का, मटेरियल को इंटरमीडिएट के हाथों तक पहुंचाने का, फिनिश प्रोडक्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और कस्टमर तक सही तरीके से माल पहुंचाना। ये सारा क्या कहलाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इसके बाद आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी, कुछ खासा इसमें दे नहीं रखा। यहां पर देखो अब मैं आपको थोड़ा सा ना पहले करंट अफेयर के बारे में बताता हूं। करंट अफेयर में ये कि किसान ने जो हमारे यहाँ पर 2021 का बजट आया था भारत में, उस बजट के अंदर एक पॉइंट था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना नहीं सुना, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड होगे तो आपको पता होगा एक किसान रेलवे करके कॉन्सेप्ट चलाया था, किसान रेलवे। ये हमारे 2020-2021 के बजट के अंदर था, जिसके अंदर बोला था फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब होता है एक ऐसा रेलवे नेटवर्क जिसके अंदर मालगाड़ियां चलती हैं, उसके अंदर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती, मालगाड़ी चलती है। उसी मालगाड़ी में हम फार्मर्स का माल लोड करके एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाएंगे जिससे उसे एक अच्छी कीमत मिल पाए। इसे बोला गया किसान रेलवे, और कहा गया कि ऐसे में जो किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो एक्सप्लॉयटेशन बंद हो रहा है और किसान को एक सही कीमत मिल पाएगी
कि जहां वो अपनी प्रोड्यूस को बेचना चाहता है। ये अभी रिसेंटली बजट जो हमारा आया था उसके अंदर ये चीज़ें पेशकश की गई थी, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे मैनेजमेंट के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करता है। इसकी वजह से कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू मिलती है, जिसकी वजह से फार्मर्स को उसका एक सही कीमत मिल पाती है। सप्लाई चेन में क्या क्या चीज़ें कवर होती है, आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आता है, सोर्सिंग आता है, प्रोडक्शन आता है, लॉजिस्टिक आता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। देखो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि अगर हम उन्हें सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी करके देंगे तो उससे उनके प्रोडक्ट का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो ग्रेडिंग सिस्टम समझ जाएंगे कि किस ग्रेड का प्रोडक्ट हमारा कितना महंगा बिकता है, किस ग्रेड का प्रोडक्ट हमारा कितना सस्ता बिकता है। सोर्सिंग का मतलब होता है कि कल को और उन्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उनके पास कौन कौन से वो चीज़ें हैं जहां से वो चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्शन कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सारी चीज़ें किसानों को पता होनी चाहिए। लॉजिस्टिक का मतलब है जब वो फार्मिंग कर लेते हैं उसके बाद उन्हें बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जिससे वो अपने माल का मूवमेंटम कर सके बाहर तक। और फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम किसानों तक इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि आने वाली जो स्कीम्स है गवर्नमेंट उनके लिए क्या इनिशिएट कर रही है, एटलीस्ट उन्हें पता तो गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या क्या किया है। तो उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अभी हमारे इंडिया में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको बताऊं क्या चल रही है। प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ पर बफर स्टॉक की। अब आपको सर बफर स्टॉक तो अच्छी बात है, हाँ दोस्तों बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात तब है जब आपके पास रखने की एक प्रॉपर जगह हो। दोस्तों मैं अगर आपको बोलूं कि आपके घर के अंदर मैं खूब सारा राशन का सामान भर देता हूं, जो भी आपको तेल आटा चीनी सब चाहिए होता है खूब भर देता हूं, तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन आपके पास मैं इतना सामान भर दूं कि आपके लेटने की जगह भी ना बचे, तो वही मैं ज़्यादा सामान भी आपके लिए क्या करेगा, खलना शुरू हो जाएगा, चीज़ें सड़नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि आप उतना कंजम्पशन कर नहीं पाओगे। तो कहा जाता है कि किसान के लिए बफर स्टॉक एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। वैसे बफर स्टॉक के अंदर किसान लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को वेयर हाउस में रखते हैं। अब आप खुद सोचो, क्या लगता है हमारे इंडिया में जितनी हम फसल उगा लेते हैं HYV सीड्स वगैरह का यूज़ करके और अपने क्रॉप रोटेशंस को करके, क्या उनका सही प्रोक्योरमेंट हमारे इंडिया में हो पा रहा होगा? आप खुद सोचो। द आंसर इज नो, सही प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि सही वेयर हाउस की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट ने तो दोस्तों अपने हाथ खड़े कर दिए 2020 के अंदर जब कोविड-19 क्राइसिस आई, तो हाथ ऐसे खड़े कर दिए गवर्नमेंट ने कहा देखो हमसे वेयर हाउस तो अब बना ही नहीं जा पा रहे, और बना भी रहे हैं तो उनका मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इस चीज़ को FDI में डाल देते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बाहर की कंपनी या कोई प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहता है तो वो फ्री तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं होगा। ऐसे में एक वॉलमार्ट नाम की कंपनी आपने सुनी है, न्यूज़ में बहुत सुना होगा। वॉलमार्ट एक ऐसी कंपनी है जो ये कहती है कि हम किसानों से सीधा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और किसानों को उनकी फसल का सही कीमत हम उन्हें देंगे, बीच में कोई इंटरमीडिएरीज इसके अंदर नहीं होगा। तो वॉलमार्ट फिर बाद में क्या करता है, इन्हीं फसलों को फिर वो अपने स्टोर पर रख के बेचता है और एक सही कीमत पर जो है उस चीज़ को निकाल देता है। तो जैसे वॉलमार्ट ने अपने पास एक इनिशिएट लिया, लेकिन हमारे पास बहुत सारी कंपनियां नहीं जिसके मैं आपको एग्जाम्पल दे पाऊँ जिन्होंने FDI के अंदर वेयर हाउस की फैसिलिटी, स्टोरेज की फैसिलिटी को इंप्रूव करने की कोशिश की हो। बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके अंदर जब गवर्नमेंट हार गई तो प्राइवेट सेक्टर कहता है किसानों के लिए हम कितना भी कर लें लेकिन वहाँ से उतना आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, उतना पैसा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाती है जो उनका प्रोडक्ट खरीदने लायक हो। बट अगर वो फार्मर्स के लिए बनेंगे तो जानते हैं फार्मर्स को अगर मान लो हमने चीज़ महंगी बेची तो अगली बार हो सकता है वो फार्मर प्रोड्यूस ही कम करे और हमारे पास लेकर ही ना आए, तो हमारी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, और हमने प्राइवेटाइज करने के बावजूद भी हम देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर मार्केटिंग रिफॉर्म की हमारे पास मार्केटिंग रिफॉर्म प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर। चाहे हमने AMC को भी, अब आप जानते हो APMC सॉरी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कितने सारे घपलेबाजी की थी, इन्होंने अपने आप को स्टेट की तरह घोषित किया, इन्होंने मल्टीपल टैक्सेशन लिए, मल्टीपल टाइप के कमीशंस लिए इन्होंने, तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो कुल मिला के एक ही कमेटी थी जो हमें अच्छी लगती थी, ये भी अपने प्लान पर क्या होगी, फ्लॉप हो गई। हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है, ग्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं है, पैकेजिंग की फैसिलिटी नहीं है, और भी कई सारी फैसिलिटी नहीं है। इन सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ऐसा अब इस चीज़ को कर दो प्राइवेटाइज। प्राइवेटाइज का मतलब है अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, आप आसानी से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। बट इसके बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर घुसना नहीं चाहता। आप जानते हो उसके पीछे रीजन क्या, उन्हें सही तरीके से पैसा नहीं मिलेगा, और यही लिखा हुआ है, दिस इज द मेन रीजन व्हाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड मोर फ्रीडम टू FDI रिटेल चेन डेवलपमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसमें इतनी FDI करके बावजूद इसका कोई फायदा हमें नहीं मिल पा रहा है। अब बात करते हैं, जैसे कि जब से ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया हमारे यहाँ पर, LPG का कॉन्सेप्ट आया, तब से हम अपनी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग, जो सरप्लस फार्मिंग होती है उसका एक्सपोर्ट करते हैं। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए
हमें अपने सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज लाने पड़ेंगे। क्या क्या? हमें पहली बात ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर खोलने पड़ेंगे, हमें प्रॉपर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा डेटा रखना पड़ेगा रॉ मटेरियल का और उससे कितना प्रोडक्ट बन रहा है इन चीज़ों का, और हमें इंटरनेशनल क्लास पैकेजिंग को करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम माल का एक्सपोर्ट करते हैं तो हम पैकेजिंग वैसी नहीं रखते जैसे हम डोमेस्टिक एरिया में बेचते टाइम करते हैं। हमें उसकी पैकेजिंग कहीं ज़्यादा ध्यान से और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी पड़ती है। तो अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान दें तो इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्रॉप को बाहर बेच सकते हैं और उसकी सही कीमत अचीव कर सकते हैं। तो हमने देखा ये जितने भी हमने फीचर पढ़े हैं, ये सारे फीचर हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग खाते हैं, उतनी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती जितने हमें मिलनी चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि इस बात को लेकर हमने क्या किया, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में क्या किया, लॉन्च किया। और कहीं ना कहीं इस एक्ट ने सप्लाई मैनेजमेंट को बढ़ाने के ऊपर क्या किया, इनिशिएट किया, और इसने कई सारे एक्शन लिए जिससे कि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। तो बोलो आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्लियर हो गया? इतना ही पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स सफिशिएंट, राइट। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा अपना और ना आपका, ठीक है। इरिगेशन, अब इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। देखो किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्रॉपर सिंचाई का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी खेत में प्रॉपर सिंचाई हुई है तो मान के चलो जो उसका क्रॉप की वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा अपने लेवल पे सोचो, आप अपनी पढ़ाई में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा टाइम का इन्वेस्ट करोगे, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करोगे, जितने एफर्ट्स का इन्वेस्टमेंट करोगे, अल्टीमेटली रिजल्ट उतना ही बेहतर रहेगा। ठीक उसी तरह एक किसानी यानी फार्मिंग के अंदर आप इरिगेशन अगर सिंचाई प्रॉपर तरीके से करो, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा करो, मैं कह रहा हूँ प्रॉपर तरीके से अगर आप किसानी करते हो तो ऐसे में, सॉरी इरिगेशन करते हो तो ऐसे में जो आपकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ज़्यादा निखर के आ सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया, इरिगेशन को लेकर उन्होंने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। देखते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। द प्लानिंग कमीशन ने इरिगेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले आपका माइनर इरिगेशन स्कीम। ये माइनर इरिगेशन स्कीम बोलती है कि अगर आप इरिगेशन करते हो 2000 हेक्टेयर के अंदर तो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया माइनर इरिगेशन स्कीम। अगर आपके पास इतनी बड़ी लैंड है जिसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर में आप इरिगेशन करते हो, उसको बोलते हैं मीडियम इरिगेशन स्कीम। और अगर आपके पास 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन है और उस पर आप इरिगेशन करते हो, उसको बोलते हैं मेजर इरिगेशन स्कीम्स। यानी अब आप जानते हो हमारे इंडिया के अंदर जो रैशनल फार्मर्स है, माइक्रो फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, इनकी संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में ये हेक्टेयर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जितना बड़ा हेक्टेयर होगा इरिगेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, यानी जितनी बड़ी लैंड होगी घर उतना ही अच्छा बनता है। ठीक वैसे ही क्रॉप की प्रोडक्शन करते टाइम जितनी बड़ी फार्मिंग लैंड होगी प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, इरिगेशन उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसी वजह से यहाँ पर ये 3 प्रोग्राम चलाएगा। मैं रिपीट कर दूँ, माइनर, मीडियम और मेजर। क्लियर है? ये एरिया के हिसाब से डिवाइड किए गए। यहाँ लिखा हुआ है कि हमें अपने पास इरिगेशन की फैसिलिटी को क्या करना है, इंप्रूव करना है। इस वजह से हमें टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को लाना पड़ेगा। अगर किसान ये बोले कि हम वही ट्रेडिशनल आउटलुक अपनाएंगे तो दोस्तों उससे काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज, इनोवेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उनको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और इस बात को लेकर इंडिया ने सोचा कि भाई ऐसा है कि अगर हमें इरिगेशन अपनी बढ़ानी है तो पहली बात तो हमें इरिगेशन के लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी, जो नई नई तकनीकें हैं उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से हम मानसून पर डिपेंड नहीं रह सकते। मैं आपको बता दूं हमारे भारत के अंदर 68% फार्मिंग जो है वो मानसून पर डिपेंड करती है। सिर्फ हमारे यहाँ पर जो बचा हुआ सेक्टर है 100-68 कर दो, सिर्फ इतना जो सेक्टर है हमारे पास, वो सेक्टर हमारे यहाँ पर क्या है, प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी उनके पास। तो क्या कहा गया, अगर हमें इरिगेशन की फैसिलिटी को इंप्रूव करना है तो हमें नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और हमें फोकस करना पड़ेगा एक एफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी। ऐसे नहीं कि सिर्फ इरिगेशन, एक एफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजीज पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा कि जब आपके यहाँ पर इरिगेशन की सुविधा होगी, ठीक है, तो ऐसे में वाटर की अगर शॉर्टेज भी हो जाती है किसी साल तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब एक बात सोचो कि आपने चावल की खेती की, अब चावल की खेती में खूब पानी लगता है और आपके पास इरिगेशन नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको मानसून पर डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको नदी नाले नहर पर डिपेंड रहना पड़ेगा। मान लो सूखा पड़ जाने की वजह से वो सब नहीं हुआ, तो अब ऐसे में आपके पास अगर इरिगेशन फैसिलिटी है तो आप उन सब चीज़ों को मात खाते हुए भी अपनी फार्मिंग कर सकते हो। तो वही लिखा हुआ है कि अगर मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जितनी ज़्यादा ड्रॉप होंगी उतनी ज़्यादा क्रॉप उगाई जाएगी। और ज़रूरी ये नहीं कि इरिगेशन हो, ज़रूरी है कि एक एफिशिएंट इरिगेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है वो क्या हो पाए, इंप्रूव हो पाए। बोलो क्लियर है? अब इसके लिए क्या देखा गया, हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर कुछ रीजनल डिस्पैरिटीज़ पाई जाती है। अब रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब क्या है, भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। कुछ जगह तो इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी खासी, जैसे हम बात करें पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, बट राजस्थान
राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन नहीं है, उसके अलावा भी उत्तराखंड वगैरह कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है और इस वजह से रीजनल डिस्पैरिटीज़ पाई जाती है। दोस्तों मैं रिपीट कर दूँ, रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कि कुछ रीजन में चीज़ें अच्छी हैं और कुछ रीजन में चीज़ें अच्छी नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, इस वजह से अब हमें इरिगेशन के स्कोप को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, उसके एक्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए हमने 3 चीज़ें चलाई। अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल चलाया, एक चलाया आईपीसी जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन पोटेंशियल क्रेडिटेड, और एक चलाया आईपीयू जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड पोटेंशियल यूटिलाइज्ड। इन स्कीम्स के तहत हमने इरिगेशन को बढ़ाने की कोशिश की। अब क्या बोला गया कि हमारे यहाँ पर पहली बात किन चीज़ों में दिक्कत आती है, सबसे पहली चीज़ कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है चीज़ों का, प्रॉपर ऑपरेशन नहीं है चीज़ों का, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, प्रॉपर तरीका नहीं है, नॉन कंप्लीशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी चीज़ क्रॉपिंग पैटर्न को जो है हमने चेंज कर दिया पूरी तरह से। अब यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी इंडिया के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो पीडीएस सिस्टम में प्राइस डिसाइड कर दिया किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को लेकर, मान लो पीडीएस सिस्टम में प्राइस डिसाइड होता है, जिस क्रॉप की हमने प्राइस ज़्यादा रखी है किसान उसकी खेती ज़्यादा करते हैं, बाकी की खेती को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में देखा गया कि क्रॉप का पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से इरिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मात खा जाता है। अब बात करते हैं इरिगेशन की एफिशिएंसी को कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो कहा गया कि अगर हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है तो ऐसे में हमें इरिगेशन को इन्हांस करना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं क्या होगा, इरिगेशन जो फार्मिंग है वो बेहतर हो पाएगी। अब इंडिया ने इसको किस तरीके से टैकल किया, इंडिया ने कहा कि हमारे यहाँ पर देखो वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इस वजह से प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाती, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी सॉइल में सैलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा। सैलिनेशन का मतलब ये होता है कि पानी के अंदर, अब क्या होता है मान लो एक फार्म में पानी भरा हुआ है, अब पानी के अंदर क्या होता है जब एवोपरेट होता है तो पानी तो उड़ जाता है, सॉल्ट वहाँ बच जाता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सारे हमारे यहाँ पर कुछ वीक पॉइंट हैं जिस बात को लेकर कहा गया कि आपको इरिगेशन में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इरिगेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से पूछी जा सकती है। वो क्या, हमारे यहाँ पर पानी यानी पानी से जो इरिगेशन की जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम चलाए। कौन कौन से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आपको ये योजना याद रखनी है। बेसिकली क्या होगा, एग्जाम में कुछ योजनाओं के नाम दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि बताओ इनमें से जो है वो कौन सी जो है योजना इरिगेशन पर बेस्ड है। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी, 2015-16 में लॉन्च की थी, जिसका था हर खेत को पानी। सेकंड है हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जितनी ज़्यादा ड्रॉप होगी उतनी ज़्यादा क्रॉप होगी। इसे लॉन्च किया गया था 2015-16 में, और ये हमारी फार्मिंग लेवल को एफिशिएंट बनाता है। माइक्रो इरिगेशन फंड MIF बोलते हैं इसे, ये नाबार्ड ने क्रिएट की थी, और इसमें क्या किया था, 5000 करोड़ का पूरा फंड बनाया गया था, जिसके तहत क्या था कि हम इरिगेशन की फैसिलिटी को क्या करेंगे, अपने पास इंप्रूव करेंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आई। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर दे रखा है, वाटर प्रोडक्टिविटी। अब ये वाटर प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको ध्यान से समझना। ये हिंदी की लाइन जो लिखी है बहुत काम की चीज़ है। 1 लीटर पानी अगर आप खेत में डालते हो तो उससे कितना आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, इस रेशियो को बोलते हैं वाटर प्रोडक्टिविटी। मैं रिपीट कर दूं, 1 लीटर पानी से कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस रेशियो को बोलते हैं वाटर प्रोडक्टिविटी। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में वाटर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो है। वही लिखा हुआ है, एज पर द नीति आयोग एफिशिएंसी सर्विस इरिगेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड अबाउट 35-40%, अराउंड 60%। क्या मतलब इसका जानते हो, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है हमारे यहाँ पर 30 से 40% ये वाटर का हम सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी जगहों पर हम मात खा जाते हैं। कहा गया इसको कैसे इन्हांस किया जा सकता है। सबसे पहले आपको टैपिंग, हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग वाटर प्लांट पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको पानी के लिए सिर्फ मानसून पर डिपेंड नहीं बल्कि रिसाइकलिंग भी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। आपको एफिशिएंट फार्मिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को अपनाना पड़ेगा, माइक्रो इरिगेशन को अपनाना पड़ेगा, वेस्ट वाटर का कैसे मैनेजमेंट करना है वो अपनाना पड़ेगा, और रिसोर्सेज को कैसे बचा के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी, तब जाके हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का वाटर प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगा, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या है, कम है। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई। अल्टीमेटली थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके अंदर सिर्फ आपने यही सीखा। सबसे पहली चीज़ ये सीखा कि हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये समझ आया आपको, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाला टॉपिक। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, इसका मतलब होता है, देखो ऊपर लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर क्रॉप को बायर तक सही तरीके से डिलीवर करने में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है वो सारे क्या कहलाती हैं, हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाती हैं। क्लियर है।
चलो, तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, जो आज हमने टारगेट लिया था। तो अब हम क्या करेंगे, उस पर टिक कर देंगे कि आज का ये टारगेट हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए टारगेट को कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने ये देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर लिया और इरिगेशन वाला भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तक आपको उसकी अपडेट मिल जाए। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।